हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए उसे को बताइए, हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको देखिए दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे डेली देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आप सबको लिंक मिल जाएगा। और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखिएगा। परीक्षा की शिक्षा हमका नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो फटाफट आप हम हमें क्या करेंगे, जाके दोनों जगह से फॉलो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो का एग्जाम का अपडेट पे वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा आपको। मैंने कल जो है 75 तक करवा दिया था, आज जो है 76 से स्टार्ट करवा जाएगी आपकी क्लास। ठीक है, क्या देगा, भारत में कॉफी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है, हमको बताना है। ठीक है, भारत में कॉफी जो है सबसे अधिक किस जगह पर उगाई जाती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता हो कर्नाटक राज्य में जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कॉफी एक आपकी बागानी फसल है, इसकी सबसे अधिक पैदावार जो है कर्नाटक में होती है, तथा इसके बाद जो आपका केरल तथा तमिलनाडु जो है दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से किस सागर में किरोसियो धारा बह रही है, बताइए। निम्नलिखित में से किस सागर में आपकी किरोसियो धारा बह रही है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। किरोसियो धारा आपके जापान के निकट उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है, इसे जापान की काली धारा के नाम से जो है जाना जाता है। यह एक गर्म जल धारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78 नंबर, सुमेलित करना सूची 1 का सूची 2 से। ठीक है, क्या देगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में किसका संबंध है, तो अथर्ववेद का आपका औषधि से संबंधित है। ठीक है, अथर्ववेद आपका औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद, ऋग्वेद आपका ईश्वर महिमा से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है। यजुर्वेद, यजुर्वेद आपका बलिदान विधि से संबंधित है। ठीक है, और सामवेद में आपका देखिए संगीत से संबंधित है। ठीक है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 1 2 4 आपका सही कूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन सा, बताइए। सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह यानी कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शुक्र ग्रह, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे तप्त यानी कि सर्वाधिक गर्म ग्रह जो आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, इसे जो है सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 80 नंबर, ध्यान से देखो, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है, कौन सा अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 15 से 15 16 व 19। ठीक है, अनुच्छेद 15 16 व 19 में वर्णित जो अनुच्छेद है, अधिकार है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मतदान देने का अधिकार भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है भारत में। और महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी, अधिवक्ता, राज्यपाल आदि का अधिकार भी जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे उपयुक्त तो सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 81 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा भारत में निम्न में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, पन बिजली का, तापीय बिजली का, नाभिकीय बिजली का, या सौर बिजली का। तो देखिए भारत में जो आपका सबसे अधिक
उत्पादन होता है बिजली का किससे होता है, तो तापीय बिजली से होता है, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह भारत के कुल विद्युत उत्पादन के लगभग 60% भाग की जो है पूर्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब क्या होता है, बताइए। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब क्या होता है, तब देखिए, तब जो होता है साथियों, क्या होता है बताने की कोशिश करें। बेरोजगारी घटती है, दाम बढ़ते हैं, माल का संचयन होता है, बेरोजगारी पैदा होती है, क्या होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेरोजगारी पैदा होती है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति का अधिक होना जो है मुद्रा संकुचन कहलाता है। इस दशा में अर्थव्यवस्था में वस्तु पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन मुद्रा का अभाव होता है। ठीक है, इसलिए कीमत कम होने के बावजूद मांग नहीं बढ़ती है। ठीक है, बाजार में वस्तु के स्टॉक होने एवं तरल पूंजी के अभाव में उत्पादन इकाई अपने उत्पादन लक्ष्य को छोटा कर लेती है और परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की छटनी होने से बेरोजगारी पैदा हो जाती है। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 83 नंबर, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है, बताइए। किस राजनीतिक दल की जो स्थापना है स्वतंत्रता से पूर्व की हुई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत का साम्यवादी दल की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत के साम्यवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई है 1925 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, जबकि जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी और स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना आपकी 1959 में हुई थी। ठीक है, इसकी आपकी 1951 में और उसकी 1959 में, और इसकी स्थापना आपकी 1925 में हुई है। ठीक है, तो स्वतंत्र हम कब हुए थे, 1947 में हुए थे। उससे पहले आपका देखिए 1925 में जो है भारत के साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 में, क्या देगा, ऊर्जा संकट किसका परिणाम है, बताइए। ऊर्जा संकट जो है किसका परिणाम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऊर्जा संकट की बात की जाएगी तो ऊर्जा संकट जो है आपका देखिए किसका परिणाम होगा, साथ ही बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऊर्जा के अवनीकरणीय स्रोतों से अधिक उपयोग का, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, कोयला पेट्रोल आदि ईंधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं, जब जो कि अवनीकरण स्रोत होते हैं। ठीक है, इनका भंडारण जो आपका सीमित है, इसी कारण इनके सदुपयोग की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में भावी पीढ़ी के लिए जरूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, यदि ये अनुपलब्ध हो जाएंगे तो ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं जैसे कि कोयला पेट्रोल में, इनका जो है हमको उपयोग कम करना चाहिए ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी थोड़ा बहुत काम के लिए चीजें बचनी चाहिए। ठीक है, त्रयी नाम है किसका, बताइए, त्रयी नाम है किसका, त्रयी किसका नाम है, तो त्रयी देखिए आपका तीन वेदों का नाम है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, इसे वेद त्रयी भी कहा जाता है। ये तीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। ठीक है, इसमें आपका अथर्ववेद नहीं आता। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 86 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमा काल क्या है, बताइए। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल क्या है, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, सौर माह के बराबर होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल एक सौर माह के बराबर होता है। ठीक है, और एक सौर माह जो है आपका 30 दिन 10 घंटे 29 मिनट और 3.8 सेकंड का होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 87 में बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का, भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, बताइए। भारत की संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से को, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इस ध्वज का
डिजाइन आपका मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर, उत्तर दीजिएगा। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं क्या, बताइए। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में क्या आ जाएंगे, तो देखिए गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आपका जो दिया गया है घटिया माल आते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। गिफिन वस्तुएं जो है निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, अर्थात घटिया माल को ही गिफिन वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या कह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब मूल्य वृद्धि होती है तो घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और जब वस्तुओं के मूल्यों में कमी हो जाती है तो गिफिन वस्तुओं की मांग भी जो है घट जाती है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। तो गिफिन वस्तु की श्रेणी में क्या आते हैं, घटिया माल आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 89 में, बताने की कोशिश कीजिएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 90 नंबर, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में या उर्दू में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित हिंद स्वराज जो है मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, क्लियर है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। 91 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आंसर क्या होगा, गणतंत्र होता है क्या, बताइए। गणतंत्र आपका क्या होता है, तो गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जिसके प्रमुख का जो पद है वंशानुगत होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे, अच्छा क्या देखिए, एक मिनट सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपका। तो देखिए गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जिसका प्रमुख पद जो आपका वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित हो, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो बल्कि निर्वाचन के रूप में होता हो। ठीक है, जैसे कि भारत में आपका गणतंत्र है और इसके राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, न कि वंशानुगत। किंतु ब्रिटेन में यह जो है आपका पद वंशानुगत है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है कि एक ही परिवार का जो है सदस्य बार बार वहाँ का प्रमुख बनते जाएगा। ठीक है, वहाँ का जो आपका राजघराना है वो वहीं का जो है अगला जो है प्रमुख बनते जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 92 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। वाणिज्य के किस पहलू से बुल और बियर संबंधित है, बताइए। वाणिज्य के किस पहलू से बुल और बियर संबंधित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों स्टॉक बाजार से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में शब्द तेजड़िया प्रयोग किया जाता है जो शेयरों की कीमतों में तेजी से वृद्धि करने के लिए कहा जाता है, इसे ही बुल कहते हैं, जबकि कीमतों में कमी को मंदड़िया या बियर कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों शब्द आपके स्टॉक बाजार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 93 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। अल्टरनेटिव कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, बताइए। इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन की अनुशंसा से जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला है 94 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुप्त में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, देखिए गुप्त काल में देखिए, तो यहाँ पे आपका देखिए चांदी के सिक्के की बात कर रहा है ना, तो चांदी के सिक्के को जो है आपका देखिए रुपयक कहा जाता था, रुपयक, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए गुप्त काल में प्रमुख जो है 3 प्रकार के सिक्के जो है प्रचलित थे, सोना के, चांदी के, तांबा के। सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्के को रुपयक यानी कि रूपक, एवं जो आपके तांबा के सिक्के थे इनको कांसा पाषाण कहते हैं। ठीक है, कांसा पढ़ कहते थे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। ठीक है, और जो आपका दिनार को सोने के सिक्के होते थे, और जो आपका कांसा पा कार कारसापड़ जो दिया गया इसको जो है तांबे के सिक्के होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 95, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है, आईएमएफ की पूंजी जो है किसके योगदान से बनती है, कि इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड यह जो है किसके योगदान से बनती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, किसके योगदान से बनती है यह? तो आपका राइट आंसर सदस्य राष्ट्रों के योगदान से ना, सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है, जो आपका दिया गया पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक आपका अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में वॉशिंगटन में हुई थी, किंतु वास्तविक रूप से इसे अपना कार्य जो है 1 मार्च 1947 से आरंभ किया था। ठीक है, इसकी पूंजी सदस्य राष्ट्रों के योगदान से बनती है। ठीक है, और मौद्रिक सहयोग को जो है प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 96 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। आर्टिस्ट का पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की ओर जो है परावर्तित करती है? वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी को परावर्तित करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आयन मंडल, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? और ये जो है धरातल से 80 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल का एक भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97 नंबर। उत्तर दीजिएगा आर्टिस्ट का, निम्न में से सही क्रम लगाना। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का, सूरत की फूट का, बंगाल का विभाजन का और मुस्लिम लीग की स्थापना का। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका देखिए 1773 में हुआ था, आया था मतलब। और बंगाल का विभाजन इसके बाद आपका हुआ था 1905 में। ठीक है, बंगाल का विभाजन के बाद आपका देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और जो आपका लास्ट में दिया गया है क्या, तो सूरत की जो फूट हुई थी 1907 में हुई थी। ठीक है, तो देखिए ये पहला तो आपका ए है, उसका दूसरा। ठीक है, ADCB, ADCB आपका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, ADCB आपका सही क्रम है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे, अच्छा 1 मिनट मैंने गलत लिख दिया, गलत लिखा मैंने, गलत लिखा। देखिए बंगाल का विभाजन आपका 1905 में और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, तो ADCB नहीं होगा, ACDB होगा। ठीक है, ए के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है या नहीं यहाँ तक? है ना? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपको 98 नंबर। बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर। भारत में सहकारी बैंक कार्यरत हैं राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर या इस सभी स्तर पर? तो देखिए भारत में सहकारी बैंक आपके कार्यरत हैं साथियों, कहाँ पर? तो तीनों स्तरों पर है। ठीक है, राज्य स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है, ग्राम स्तर पर भी। तो ये सभी के सभी जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए एक राज्य सरकारी होता है जो कि राज्य स्तर पर, एक जिला सरकारी जो कि जिला स्तर पर, एक ग्राम सरकारी होता है जो कि ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच मौजूद होते हैं? बताइए क्षुद्र ग्रह जो है किन ग्रहों के बीच मौजूद होते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। देखिए क्षुद्र ग्रह जो आपका आकाशीय पिंड है जिनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के टूटने हुए खंडों से हुई है। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह बोला है ना, तो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका आखिरी क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। फॉसिज्म विश्वास रखता है किसमें? बताइए फॉसिज्म विश्वास किसमें रखता है? तो फॉसिज्म जो विश्वास रखता है आपका फांसीवाद को कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ ये दिया गया है, कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पॉजिशम विश्वास रखता है किसमें, तो मैंने आपको तो बता दिया कि फांसीवाद में, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया कौन सा वाला, तो जो आपका दिया गया बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? पॉजिशम को फांसीवाद कहते हैं या तानाशाही का एक विकृत रूप है। इसकी स्थापना वर्ष 1922 में इटली के मुसोलिनी के नेतृत्व में में और वर्ष 1933 में जो आपका जर्मनी के हिटलर के नेतृत्व में हुई थी। यह अंध राष्ट्रवाद तथा शक्ति को प्राप्त करने की आकांक्षाओं पर आधारित है और बलपूर्वक मिथ्यावाद को जो है महत्व देता है। जर्मनी में फांसीवाद के रूप को ही नाजीवाद कहा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की
यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो देगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।